नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जिस तरह की जंग चल रही है, जिस तरह का टकराव चल रहा है, ये न सिर्फ ईरान, इसराइल और अरब खित्ते में सूरत हाल कशीदगी से दो चार है, और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह का हाल हम देख रहे हैं उसके असरात न सिर्फ उस खित्ते में, खलीज अरब में, खलीज फ़ारस में, बल्कि सारे वस्त एशिया में और सारी दुनिया में इसके असरात होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि दोनों के दरमियान जिस तरह से ये जो टकराव चल रहा है और हमले दोनों तरफ से भी बदस्तूर जारी हैं। आज 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और ऐसे आसार तो नज़र नहीं आ रहे कि कोई मफाहमत हो, लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ आलमी सतह पर यानी डिप्लोमेसीज़ भी चल रही हैं और यहाँ पर अमेरिका की जानिब से भरपूर हमेशा की तरह इसराइल को तायीद भी फराम है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो दोगला किस्म का, या फिर हम ये कहें कि एक सस्पेंस रखने वाला जो है रवैया वो अपनाए हुए हैं। तो वो क्या करेंगे और क्या बोल रहे हैं उसका कोई एतबार नहीं किया जा सकता। बहरहाल 2 हफ्तों की उन्होंने बात कही है कि 2 हफ्ते में वो ये फैसला करेंगे कि वो इस जंग में राज तौर पर यानी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। और जंग में उतरने से मुराद ये है कि इसराइल का भरपूर साथ देते हुए ईरान पर हमला करने की बात। तो इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि रूस का क्या मौक़िफ़ नज़र आ रहा है। हम ये देखेंगे कि OIC का क्या मौक़िफ़ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तैयब एर्दोगान का जिस तरह का बयान खिताब सामने आया है, उन्होंने उसी तरह का बयान दिया है जिस तरह से अमेरिका इसराइल के हवाले से हमेशा देता आया है कि ये इसराइल का हक़ दिफा है, राइट टू डिफेंस है। तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो कुछ भी ईरान कर रहा है ये उसका भी राइट टू डिफेंस है। तो बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे और यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को भी हम देखेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या ये जो जंग है ये मज़ीद तवालत इख्तियार करेगी, शिद्दत इख्तियार करेगी, या कोई ना कोई राह इसमें तलाश कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ गाज़ा में जो सूरत हाल है वो क्या है, उस पर भी हमारी नज़र होगी। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि चाइना का मौक़िफ़ क्या है और भारत के मौक़िफ़ को भी हम ज़रूर देखेंगे। और भारत का मौक़िफ़ कुछ यूँ भी देखेंगे कि भारत की मीडिया कुछ बोल रही है, भारत की यानी डिप्लोमेसी कुछ बोल रही है और भारत की अपोजिशन कुछ बोल रही है ईरान इसराइल के टकराव को लेकर, उस पर हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ इसराइल में चूँकि हमारे बहुत सारे भारतीय काम करते हैं और उनका क्या हाल है इस वक्त, जबकि इसराइल की बड़ी आबादी जो ज़ेरे ज़मीन बंकरों में पनाह लिए हुए है, लेकिन हिंदुस्तानियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है वो आप भी देख रहे हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और इस पर भारत की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है उस पर भी हमारी जो है नज़र होगी। और फिर इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, हमने अपने पार्लियामेंटेरियंस को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना किया था ताकि हम इस बात से दुनिया को वाकिफ़ करवाएं और अपने एतमाद में लें कि पाकिस्तान किस तरह से दहशतगर्दी की पुष्पनाई करने वाला मुल्क है, तो इसको दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म के बड़े अच्छे यानी दोस्त हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ये किस तरह का जुमला है? क्या प्रधानमंत्री को चिढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इस पर भी हम बात करेंगे। और आसिम मुनीर के साथ डिनर, ठीक है, हमारी मीडिया हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी पोलाइटली उसको जो है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आसिम मुनीर वहाँ पर है और आसिम मुनीर के साथ बाज़ाब्ता तौर पर डिनर हो रहा है और आई लव पाकिस्तान कहा जा रहा है और मोदी जी उसमें नहीं है, तो उसका कोई यानी कोई ऐसा रिएक्शन भी नज़र नहीं आ रहा या फिर कोई ऐसा रिस्पांस भी नज़र नहीं आ रहा। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि अमेरिका जिससे हमने क़ुर्बतें हासिल की, जिसके साथ हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिलखुसूस, लेकिन ये क्या हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं मोदी जी के साथ, और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो क्या है इसराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से, गाज़ा के हवाले से, उस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ नोबेल इनाम की बात चल रही है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब के स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार वाहिद नसीम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी, मैं आप दोनों की तरफ आऊँगा। पहले मैं चाहूँगा पैनल से कुछ तस्वीर, क्योंकि तस्वीर बहुत कुछ बोल देती हैं। हमारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीर बताती हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, और वो भी जंगी माहौल में, ऐसे माहौल में जबकि इसराइल की जानिब से मीडिया को सेंसरशिप का सामना है, और जो वहाँ पर कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, तो मेडिकली जो फिगर्स जारी किए जाते हैं उसको भी सेंसरशिप का जो है सामना है। तो बहरहाल जो भी तस्वीर हैं वो आप मुलाहजा करें, ऑथेंटिक। बहरहाल ईरान और इसराइल के दरमियान एक दूसरे पर शदीद नौयत के हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ईरान ने पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल के मरकजी शहर तेल अवीव समेत दीगर इलाकों में कई मिसाइल्स दागे और ड्रोन्स के जरिए हमले किए। तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी ईरान ने निशाना बनाया। ईरान के हमले में इसराइल के क्राउन जेवल ऑफ वॉर की इमारत खंडर में तब्दील होकर रह गई है। आरटी, अल जजीरा, तस्नीम, इरना और दीगर न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव समेत इसराइल के दीगर शहरों में सह्यूनियों की बड़ी तादाद जेर जमीन बंकरों, मेट्रो स्टेशन और टनल्स में पनाह लिए हुए है। हर थोड़े वक्त में इसराइल में खतरे के सायरन बज रहे हैं। इसराइल की फिजाओं में ईरानी मिसाइल्स, ड्रोन्स के हमलों के नतीजे गहरे धुएं के बादल और गुबार देखे जा रहे हैं। बैत शेन में ईरानी मिसाइल हमले के नतीजे कई फुट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। हमले में इमारतों और दीगर इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने IDF कमांड के करीब हमला किया। आज़ाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल अपने जानी नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट्स को सेंसर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 300 सह्यूनी हलाक हो चुके हैं, 2000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि इसराइल की जानिब से इन फिगर्स की तौसीक नहीं की गई है। ईरान के ताज़ा हमले में सह्यूनियों की हलाकतों के साथ 25 के जख्मी होने की पिछले 24 घंटों के दौरान इतलात मौसूल हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अस्पतालों से रुजू किए जाने वाले जख्मियों और महलूकीन से मुतालिक एदाद व शुमार इसराइल की जानिब से शफाफ तौर पर जारी नहीं किए जा रहे हैं, जबकि इसराइली अस्पतालों की सरगर्मियां मामूल से बढ़कर नजर आ रही हैं। वज़ीर इसराइल को रोजाना की बुनियादों पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज है, आम जिंदगी मफलूज है, सड़कें वीरान हैं, बड़ी आबादी बंकरों में पनाह लिए हुए है। हीफा और दीगर इलाकों में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों की सरगर्मियां बंद हो चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक इसराइल की तामीर नौ के लिए 9 बरस का वक्त लग सकता है। हीफा में कई कंपनियां ईरानी हमलों में तबाह हो चुकी हैं। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं गाजा के नहीं हैं, बल्कि ये इसराइल के हैं। और इसी दौरान आपको बता दें, इसराइल ने ईरान के शहर अस्फहान में वाक़ न्यूक्लियर सहूलतकार रिसर्च इदारे के अहम हिस्सों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसी दौरान IDF ने दावा किया है कि इसके हमले में ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर बेहमन शहरियारी मारे गए हैं। शहरियारी से मुतालिक इसराइल का दावा है कि इसराइल के खिलाफ लड़ने वाले प्रॉक्सीज को खलीज अरब में इन्हीं की जानिब से हथियार सप्लाई के लिए किए जाते रहे हैं। इसराइल ने मगरबी ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों को आज निशाना बनाया। इसी दौरान ईरानी हुक्काम ने कहा है कि इसराइल के कई ड्रोन्स और कई मिसाइलों को यानी फिजा में मार गिराया गया। इसराइल ने इराक से मुतसिल सरहदी इलाके खुजिस्तान में IRGC मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का दावा किया, जिसमें कई ईरानियों के जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है। पासदारान इनकलाब ने जुनूब मगरबी ईरान में इसराइली हमलों की तौसीक भी की है। और ईरान ने खुले अल्फाज में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों से कह दिया है कि वो किसी भी तरह के मुसल्लत करदा मुज़ाकरात और अमन मुआहदे को कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने जंग के दौरान कौम के नाम पैगाम देते हुए कहा कि सह्यूनी दुश्मन को इसके किए की सख्त तरीन सज़ा मिलेगी। अमेरिका इस जंग में रास्त तौर पर 100% शामिल हो रहा है। सुप्रीम लीडर ईरान ने कहा कि अहमक सह्यूनी हुकूमत ने हमारे मुल्क पर जारहाना हमले किए। एक ऐसे वक्त हमारे मुल्क पर हमले किए गए जबकि हम सरकारी सतह पर रास्त
वो बिलवास्ता अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। हमारी तरफ से ऐसी कोई अलामात नहीं थी कि किसी तरह का कोई हमला किया जाएगा, लेकिन इस तरह की हरकत नाकाबिल कबूल है और मिल्लत ईरान इस जारियत के खिलाफ मुत्तहदा तौर पर उठ खड़ी हुई है। और अमेरिका की जानिब से जंग में रास्त तौर पर उतर पड़ने के खदशात पर ईरान ने अपना सख्त मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए कहा है कि अगर इस जंग में अमेरिका शामिल होगा तो ये सब के लिए इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन साबित होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने कहा है कि इजराइली जारियत, इसके हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। जब इसराइल हमले बंद करेगा तब ईरान भी मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। ईरान हुसूल जौहरी तवानाई के मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के लिए तैयार है। रूस ने एक मरतबा फिर ईरान की तायीद का ऐलान किया है। रूस ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार तैयार नहीं कर रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल को इस बात से बाखबर करते हुए कहा कि ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों के हुसूल से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं पाए जाते। पुतिन ने साथ ही कहा कि ईरान को पुरअमन सिविल बुनियादों पर जौहरी तवानाई के हुसूल का हक हासिल है। हम ईरान की तायीद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नाज़रीन, बहरहाल ये सरसरी चीज़ें आपने देखी। बहुत सारी खबरें हैं जो हर चंद लम्हों में मैं कहूँगा कि वो चेंज हो रही हैं, लेकिन सूरत हाल इंतहाई कशीदगी से दो चार है। हम दोनों मौजूद मेहमानों से इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम भारत के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, भारत के मौक़िफ़ के हवाले से और भारत की डिप्लोमेसी के हवाले से भी खारिजा सतह पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में माजिद साहब और वाहिद साहब की खूब अच्छी तरह से होगी भी, होना भी चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ वो मुख्तलिफ मामलात पर उम्मीद कर सकता हूँ। बहरहाल नहीं भी हो सकती है, इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ना इत्तेफाक भी हो, ना इत्तेफाकी भी हो, इसके भी इम्कानात हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। माजिद साहब से आगाज़ करूँगा। माजिद साहब से जानना चाहूँगा, माजिद साहब किस तरह से देख रहे हैं आप, यानी जुमा से जुमा 8 दिन और आज हफ्ता 9 दिन हो गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि कोई मफाहमत की राह नज़र आ रही है? माजिद साहब, ये आपका कैमरा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मफाहमत के लिए 12 घंटे पहले जनीवा में एक मुलाकात हुई। जी, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये तीनों के वज़राए ख़ारिजा और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा, फिर उनकी टीम वगैरह भी थी और दीगर मुबस्सिरीन भी थे इसमें, रीजन के इराक़ वगैरह मुबस्सिरीन के तौर पर। इस मुलाकात में ये बात वाज़ेह कर दी गई मगरिब के ऊपर कि अग्रेशन कहाँ शुरू हुआ है, इंटरनेशनल लॉ की कहाँ वायलेशन हुई है, और फिर ये भी कहा गया है कि हम अमन के लिए अभी भी यानी हम अहद पर कायम हैं अपने। दूसरी बात ये भी क्लैरिफाई कर दी गई है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको हमने बारहा तौर पर हमारे यहाँ मदऊ भी किया है और हमारा जो प्रोग्राम है वो रुकेगा नहीं, चूँकि ये प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, बम बनाने के लिए नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से सोचा करके हम पर अमलन वार किया गया। ये तो हो गया। दूसरा, खैर अभी वो मीटिंग चल रही है इस्तांबुल की, जो आपने जिक्र किया, तो खैर उसमें ज़्यादा मर्द कम लोग हैं, दूसरे लोग ज़्यादा हैं। मर्दानगी से मुतालिक कर रहा हूँ मैं, तो वो बातों के सिकंदर हैं वो लोग, अमल के कुछ नहीं है। तो खैर उनसे वो क्या होगा नहीं, वो खैर उम्मीद तो रखता हूँ मैं, मगर फिर भी पता नहीं क्या है। मगर शर्म भी आनी चाहिए कि एक मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है। तो दूसरी जो बात है, अमेरिका का हेजिटेशन, अमेरिका का तहम्मुल, क्या वजह है कि बावजूद इसके कि हर तरीक़े से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मगरिब की पूरी दुनिया इसराइल को पूरी तरीके से मदद कर रही है इस वक्त भी, बल्कि इनके मिडल ईस्ट में इनके जो अड्डे हैं, जी हाँ, वहाँ से भी ऑपरेशन कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, इनके ड्रोन्स को गिरा रहे हैं, इनके मिसाइल्स को गिरा रहे हैं। और वो जो ममालिक हैं, जो होस्ट ममालिक हैं, वो करें कि हमारा इस पर कोई इख्तियार नहीं है। तो खैर ठीक है, हम मान लेते हैं उनकी चीज़ों को, लेकिन ये बात क्यों अमेरिका रास्त तौर पर इन्वॉल्व क्यों नहीं होना चाह रहा है? ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ऐसा मौक़िफ़ है जो ये समझ रहा है, इसराइल को ये उम्मीद थी कि जैसे मैं हमला करूँगा उसका जवाब आएगा, जैसे ईरान की जो है कार्रवाई होगी अमेरिका कूद जाएगा। लेकिन देखिए, मैं 2-3 बातें बताता हूँ। 18 तारीख को फौरी बिना किसी उसके कनाडा से हम वाशिंगटन वापस आए। जी, लोग कह रहे हैं कि भाई इनके जो बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाकाबिल फ़हम है, नाकाबिल यकीन भी है।
वो कभी यू टर्न कर लेते हैं, कहीं राइट टर्न करते हैं, यानी लेफ्ट टर्न करते हैं, खैर उनका अपना मामला है। लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि आज, अब वहाँ दिन शुरू हुआ है, 11-12 बज रहे होंगे वहाँ, वो बता रहे थे कि अभी नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग हो रही है, तो उसमें वो फैसला लेंगे। लेकिन यहाँ अमेरिका के लिए मुश्किल ये सवाल है कि, और एक मैं मीडिया देख रहा था इसमें, उसमें ये बताया गया है कि खुद अमेरिका के ओहदेदारों ने ये बात कही है कि हमारी जो इंटेलिजेंस ईरान के बारे में थी, ईरान की हायरार्की के, मिलिट्री हायरार्की हो या दीगर जो लीडरशिप हो, उसके बारे में थी, वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं थी। हालांकि हमने बहुत काम किया वहाँ, मोसाद के ज़रिए काम किया, अमेरिका के ज़रिए काम किया, हमने उसको अंडर एस्टिमेट किया था। और एकदम इसराइल उसके ऊपर आ गया और आकर उसने कहा कि मैं शुरू करता हूँ और इसको भी पूरे गज़ा के से बना देंगे जी। और उसके अलावा और एक साथ में पुरानी जो रिजीम थी शाकिर जी, उसको प्रमोट करने गया। हालांकि वो एग्जाइल में इजिप्ट में थे, और आपको याद होगा कि 79 में, मुझे अच्छा याद है, जब शाह और उनकी बेगम साहिबा को, मलिका को निकाला गया जी, तो हालांकि उनके काफ़ी कई बिलियन डॉलर्स के असेट अमेरिका में थे, जी, अमेरिका ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस वक़्त अनवर सादात मिस्र में हुक्मरान थे, जी, वो भी इस तरीके से आए, खैर आप अंदाज़ा है किस तरीके से वहाँ लोग इक़्तिदार में आते हैं। उन्होंने उनको पनाह दी थी, तो अब वो वहीं पनाह से जो है निकल के, कल तस्वीर दी गई है, देखिए आप, जी, दीवार गिरिया के पास से वो, हाँ बिल्कुल, जो जा रहे हैं पूरे रसूम तो अदा कर यानी रहे हैं। ये सही, हाँ ठीक है, ईरान में ऐसा सब कुछ ठीक नहीं है, नाराज़गी ज़रूर है लोगों की, ऐसा नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह, जो कुछ मामला जो है, जो कलर्जिस यानी जो उलमा लोग हैं, जो मुश्ताहिदीन हैं, उनका जो चल रहा है उसके ऊपर तो है, नाराज़गी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ईरानियत या मौक़िफ़ जो आता है, इस्लाम का जो मौक़िफ़ आता है, उसमें हमने देखा कि ईरान के लोग तकरीबन पूरी तरीके से हुकूमत वक्त की जो भी जो क़ियादत है इस वक्त, उसका साथ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एक पॉइंट पे मैं बात करके अपनी बात मुकम्मल करूँगा, ये कि अमेरिका के जैसे सर ने कहा कि 2 हफ्तों का, 14 दिन का, 15 दिन का टाइम दीजिएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम असेस करने के लिए है कि क्या बावजूद हम इतनी यानी क़ुव्वत देने के इसराइल के, क्या इसराइल ज़ेर कर सकता है क्या ईरान को? अगर ज़ेर करा तो तब मैं कूद सकता हूँ, अगर इस वक्त मैं कूदूँगा तो मेरी भी शर्मिंदगी हो जाएगी। तो ये सवाल है जिसकी वजह से अमेरिका हेजिटेट हो रहा, और अपने ही अलाइज को, 3 जो अलाइज थे जिसका मैंने जिक्र किया है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इनको जनीवा बिठाकर तुम पहले बात कर लो। ठीक उसके है। बाद और एक बात भी कही गई कि आज ही की अभी खबर जो वाशिंगटन से आ रही है कि अमेरिका ने अभी भी इनकार नहीं किया कि अगर हो तो हम बात करने तैयार हैं। तो देखेंगे ये किस नौयत की होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो ये जंग, जैसा आपने अभी बात कही है, ये आगे फैल सकती है, बल्कि ये आगे बड़ी कई लोगों को लपेट में ले सकती है। जी भाई साहब, आवाज़ मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। भाई साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो क्या ये नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यानी ईरान पर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं? 2 हफ्तों का जो टाइम है, 2 हफ्ते पूरे होंगे या फिर उससे पहले हमला करेंगे या फिर बिल्कुल इजराइल को जो है टाल देंगे? किस तरह की सिचुएशन आप अभी देख रहे हैं भाई साहब? वैसे दीगर सवालात होंगे और उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी की एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जी देखिए, ये जो सिचुएशन है, इसमें ईरान एक बहुत ही वाज़े बर्तरी हासिल कर चुका है, और ये वाज़े जो बर्तरी है वो इस महीने में भी हासिल हो चुकी है कि आप अगर ये देखेंगे कि ईरान एक कितना बड़ा देश है और इजराइल कितना सा है, यानी आप तेल अवीव और हाइफा को मिला लो तो इजराइल खत्म हो जाता है 2 शहरों में। अब अमेरिका, पश्चिमी देश, नाटो, ये सब मिलकर इराक पर इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कई गुना ज्यादा बमबारी जो है वो कर चुके हैं। तो उसका जो मतलब इराक आज भी खड़ा है, यानी वो सालों साल बमबारी की गई है, एक दिन नहीं की गई है। अगर हम इजराइल की बात करें तो फिर जिस तरीके से गाजा को कारपेट बॉम्बिंग करके विस्मार कर दिया गया है, मेरे ख्याल से ईरान के लिए ये जो 15 दिन या 14 दिन है ना, इसे कारपेट बॉम्बिंग करने के लिए काफी है। इसका मतलब
इजराइल की जो आबादी है, इजराइल के शहर में रहने वाले जो तेल अवीव के लोग हैं, वो इतने कम है और इतनी चीज है कि अगर ईरान पर पूरा नाटो मिलके हमला करे कम से कम 3 महीने, तो उतना नुकसान नहीं होगा जितने अगले 14 दिन में इजराइल अगर कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दे तो ये ना ईरान अगर हम माफ कीजिएगा, ईरान अगर हमले शुरू कर दे तो 14 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो बचेगा ही नहीं इजराइल। तेल अवीव को खत्म करना है 50, मतलब आप सोचिएगा 30% इजराइल तेल अवीव का हाल क्या कर दिया गया है। उसके अलावा तकरीबन 60% जो इजरायली है वो पैदल के रास्ते ही निकल कर भाग गए हैं। तो यहाँ स्थिति दोनों की अगर हम कंपेयर करें, उनकी पॉपुलेशन, उनकी जमीन, उनका रकबा 80 गुना बड़ा है ईरान इजराइल के मुकाबले, 80 गुना। 1, 2, 8 गुना या 10 गुने की बात नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ये फेवर करती है ईरान को। और इसमें बहुत बड़ा एक और पेच, तो बहुत बड़े पेच आ गए हैं जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आज आयतुल्लाह खमेनी साहब ने ऐलान कर दिया है अपने जानशीनों का। 3 मौलवियों के नाम जो है वो मुंतखब किए हैं कि मेरे बाद ये एक के बाद एक ये नंबर 1 पे होगा, ये नंबर 2 पे होगा, ये नंबर 3, यानी तीसरी लेयर तक के जो है वो उत्तराधिकारी यानी जानशीन जो है वो तैनात कर दिए हैं। तो आज उनका चुनाव हो गया। उनके साथ 3 अधिकारियों का अलग से चुनाव हो चुका है जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को जानते हैं। तो जो एक जाल, एक जिसे कह सकते हैं कि इंद्रजाल या इसे एक चक्रव्यूह इसको नाम देंगे, तो ये जो बिछा दिया है आयतुल्लाह खमेनी साहब ने, अब इसको तोड़ना और इसको ब्रेक करना और रिजीम चेंज की बात करना, मेरे ख्याल से ये चैप्टर तो क्लोज हो गया है। इसको तो आप भूल जाएं। जो एक रणनीति का इस्तेमाल किया गया है वो अल्टीमेट है, कमाल की है। यानी अगले जानशीन भी अगर तैयार कर दिए गए हैं तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल होंगे वहां के लोगों को। और मैंने वहां पर ये देखा है बाकर साहब कि जो औरतें, जो लोग मॉडरेट अपने आप को कहते थे, जो लोग ये कहते थे कि हम जो है इस रिजीम से जो है चिढ़ते हैं और हमें अपनी आजादी चाहिए, तो वो बाल खोलकर फिरने वाली लड़कियां कल और परसों जिस तरह सड़कों पर एहतजाज में आके जब रिजीम चेंज की बात की गई, आयतुल्लाह खमेनी साहब को शहीद करने की बात की गई, तो उसके बाद वो सड़कों पर गाली होती है, बड़ी गंदी वाली गाली होती है जो भारत में, उस उंगली को उठा के नेतन्याहू का नाम लेके वो कह रहे थे तो रिजीम चेंज करेगा हमारा, हम अपने जो है रिजीम के साथ हैं। तो ये एक ऐसा उन्होंने एक ईरान के लोगों ने मेरे ख्याल से जितनी मेहनत वहां पर MI6 ने, मोसाद ने, CIA ने की थी और जो फंडिंग की थी वो मुझे जीरो होती हुई नजर आ रही है। तो रिजीम चेंज की स्थिति तो अब मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। आपको बता कि इसमें मोसाद का जो है वो किरदार कितना है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तर्ज पे बस कुछ ही दिन पहले यूक्रेन के नाम से MI6 ने बड़े बड़े हमले जो है वो रूस के अंदर किए। रूस के अंदर ड्रोन थे, रूस के अंदर उनके एसेट थे, उनको उन्होंने अलाइन किया और अलाइन करके रूस पर ऐसे बड़े बड़े जहाजों पर जो परमाणु बम ले जा सकते थे, यानी एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो रूस का कर दिया। और उसमें रूस ने सीधे इल्जाम MI6 पर लगाया। और सेम डिट्टो जो बेसिकली हमला किया गया ईरान के ऊपर, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे था, उसी तर्ज पे था कि अंदर जो एसेट थे उन सब ने अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, मशीनों को और जहां जो हमारे मिसाइल लॉन्चर्स थे उनको पे निशाना बनाया। अंदर से हमला किया गया जिसमें पहले 48 घंटे तो ईरान को समझ में ही नहीं आया उसके अंदर से वो कैसे गया। तो जी भाई साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो माजी साहब भाई साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। जी क्या कह रहे हैं? जी आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही थी, थोड़ा सा आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। माफ कीजिएगा क्योंकि सफर में हाँ बिल्कुल जी ब्रेक हुई होगी। अभी आवाज़ ठीक मिल रही है? हाँ ठीक है जी जी जी। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो था
यानी ईरान के अंदर भी हमला MI6 का था, ताकि मोसाद का था। मोसाद एक आतंकवादी टूल है जो बेसिकली वो अपने उसने आतंकवादी जरूर प्रोवाइड किए गए होंगे, पर इस पूरे के पूरे जंजाल को और जाल को बुनने के लिए जो है वो MI6 ने अपना किरदार अदा किया है। ठीक। क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में आने जाने की पाबंदियां तो बहुत सारे हैं, मगर ब्रिटेन के और ईरान के बीच में अभी भी आवाजाही और बाकायदा सारी चीजें चल रही थी। तो ये चीजें वहां से बहुत आसान थी, ये आसानी से काम हो गया है। तो मुझे जो लग रहा है बाकर साहब कि ये मिशन इनका फेल हो गया। इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूँ, अगले सेगमेंट में जब आप आओगे तो मैं बताऊंगा आपको। जो 14 दिन दिए हैं वो 14 दिन पूरे तो नहीं होंगे, इसके बीच में ही ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि 14 दिन का सामान नहीं है इजराइल। 14 दिन में तो वो पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। बात ये है कि मगर आप ये सोचें कि आज 9वां दिन है शायद, तो 9वें दिन तक भी अमेरिका नहीं, ब्रिटेन बिना अमेरिका के औकात अपनी समझ नहीं रहा है कि वो ईरान से जाके सीधे टक्कर ले ले। और ट्रंप ने जो काम तो मैंने आपको बिल्कुल बहुत पहले से बताया था, जो तजिया किया था, जो इशारे किए थे, क्या आज वो हकीकत में आपको नजर नहीं आ रहे? क्या ट्रंप ने अपना किरदार अदा नहीं कर दिया है? आप जानते हैं कि एक गुलेल का छर्रा अगर इजराइल की तरफ कोई चलाता था तो अमेरिका के बोम्बस वहां पहुंचकर बमबारी करके कॉर्पोरेट बना देते थे। आज 9वां दिन हो गया है, अमेरिका की तरफ मुंह बाए हर इजरायली देख रहा कि हमारी कब मदद आएगी, कब मसीहा बन के, अब वो जो आएगा मसीहा तब आएगा, फिलहाल तो ट्रंप मसीहा बन के किसी तरह हमें आगे बचा ले, ये स्थिति है उन लोगों की हो गई है। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई साहब, इसी हवाले से तो सवाल मेरा फिर यही होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप के रोल के हवाले से, और फिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। एक ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, उसके बाद ज़रूर आपसे भी, माजिद साहब से भी यही सवाल होगा कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल है, जो पॉलिसी है, बिल्कुल अमेरिका की पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। और बिलखुसूस जो इसराइल के हवाले से अमेरिका की रिवायती जो पॉलिसी रही है, बिल्कुल उससे डोनाल्ड ट्रंप का कहना कुछ, यानी खौल कुछ और फेल कुछ, काम कुछ नज़र आ रहा है। तो ये लेकिन कब तक चले? बताने की कोशिश करूंगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पुराने राष्ट्रपतियों की तरह किरदार अदा किया होता तो अब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो चुका होता था। वाकई ये तो बात करेक्ट है, इतना नुकसान नहीं कर पाता, बिल्कुल ये हो जाता। लेकिन अब ये अब कब तक चलता रहेगा, कब तक इसको बेयर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये भी सवाल है। लेकिन कभी एग्रेसिव नज़र आते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन करने वाले क्या हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उनके साथ उनको जो चैलेंजिंग जो दूसरी ताकत है वो भी क्या करना चाहती है, और साथ ही साथ हम रशिया को भी देख रहे हैं, चाइना को भी देख रहे हैं, भारत की भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। ब्रेक से पहले वाहिद साहब ने जो बात ख़त्म की, फिर मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा। मैं माजिद साहब से जानना चाहूँगा, भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप की बात हम कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। वाहिद साहब कह रहे थे कि मैंने जो पहले भी कहा था उसी एतबार से वही चीज़ नज़र आ रही है कि अमेरिका जो इसराइल पर अगर थोड़ा सा भी कोई अगर हमला हो जाए तो वो फौरी तौर पर यानी सामने वाले पर झपट पड़ता। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। आपको क्या लग रहा है, ये जो 2 हफ्ते हैं क्या हो सकता है इसमें भाई साहब, और डोनाल्ड ट्रंप क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं, या फिर क्या खदशात और ख़तरात भी हैं? जी देखिए, एक तो ये कि ईरान ने एक अज़्म के साथ, हालांकि ईरान को ये समझा गया है कि वो कई दहों से, कई डिकेड से वो सैंक्शन से परेशान चल रहा है, दो चार है, उसके पास ना तो उतना पैसा है, ना उतनी टेक्नोलॉजी है, और वो है बुरी हालत में है। वो उनको तवक्को नहीं थी कि इस किस्म का उसका रिवेंज आएगा। ये बिल्कुल आलमी मीडिया में भी बात कही गई कि नोबडी गेस कि भाई ये हो सकता था कि ईरान छोटा मोटा, जैसा इससे पहले गुज़िश्ता अप्रैल में पटाखे छोड़े थे, देखिए हाँ, वो दमिश्क के करीब जो इनका जो है वैसी नोयत का होगा समझ रहे थे। लेकिन इतना शदीद किसी ने भी नहीं सोचा। अमेरिका भी स्टंट हो गया, अमेरिका के जो डिप्लोमेसी है, और वैसे भी अभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग काउंसिल की मीटिंग चल रही है वहाँ, तो ये लोग भी परेशान है कि भाई इतनी शिद्दत के साथ वो भी आयरन ड्रोन को छेद मारते हुए, इनके मिसाइल और इनके ड्रोन्स भी वैसी है। तो ये कहाँ से ऐसा कैसा ताकत आ गई इसके पास, इतना कैसा पैसा आ गया? क्योंकि एक मिसाइल या एक ड्रोन को छोड़ने के लिए काफ़ी पैसा लगता है, ऐसा नहीं है, और रोकने के लिए भी उतना ही पैसा लगता है। जो बताया जा रहा है, जो हिसाब बताया जा रहा है, जंग में जो
क्योंकि जंग के वक्त अब इस वक्त का हिसाब देखता नहीं, मगर उस पर जो खर्च मतलब हो रहा है उसका जो अंदाज़ा जो एनालिस्ट जो होते हैं वो कर रहे हैं। तो अब देखिए एक पहल ये हुई कि इन्होंने ईरान के साथ जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कुछ बात कही थी कि हम पूरी तरीके से इमदाद खड़े फला कुछ बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो क्या ढकोसला है, उसको क्या बुलाते हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म क्या बुलाते हैं, सब मैंडेट छोड़ लो है, चलो असल फ़ौजी को बुलाएंगे जो असल वहाँ का हुक्मरान है। तो बुलाकर उसको बात की, तो वहाँ से दो खबरें आई हैं मेरे को। एक तो ये कि उन्होंने खुलकर बात की कि इम्कानात पर भी जोर किया। खुद इस मीटिंग के बाद उसमें उन्होंने खैर वहाँ के जो फ़ौजी तो ने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान प्रेस के सामने आया कि आसिम मुनीर ने ये बात बताई कि नो देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इसराइल, बल्कि उन्होंने कहा बल्कि लंच पर जो बात हो रही थी, तो खैर हलाल लंच था बता रहे हैं, एक हरामखोर के साथ उनका लंच हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप हरामखोर का मतलब ये है कि हराम भी खाते हैं ना, मतलब जो मुसलमान नहीं खाते वो भी खाते हैं, तो उस लिहाज से कह रहा हूँ मैं, हरामखोर का कोई और मतलब नहीं है, कोई गलत मतलब ना है इसका। तो अब वो उसके साथ अब उस शख्स के साथ जो गज़ा में ख़त्ल आम का जो है एक वो भी एक फ़रीक बना हुआ है, उसके साथ लंच करते हैं और उसके साथ ये करते हैं। और एक बात सामने आई है कि हम ये नहीं फ़ॉरेन मीडिया के हवाले से कह रहा हूँ, एक तो ये कि ये पाकिस्तान को राज़ी करना चाह रहे थे कि क्योंकि इन केस अगर हम इसमें कूद गए तो आप गैर जानिबदार रहें, ईरान की मदद ना करें। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के इशू में हमने आपकी सरजमीन को, आपके आसमान को, आपके पानी को इस्तेमाल किया है, यही हमको सहूलतें देनी चाहिए। खैर उन्होंने तयख़ुन दिया नहीं दिया इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, अलबत्ता ये बात बताई कि पाकिस्तानी वो अब तो फील्ड मार्शल भी हो गए वो बेचारे, तो खैर उन्होंने ये कहा कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इसराइल। ये उनके वर्ड्स, ये डोनाल्ड ट्रंप का मतलब पाकिस्तान की मीडिया जो यहाँ वहाँ भी गोदी मीडिया है, वो बहुत कर रहा कि देखो हमको लंच पे बुलाया, हमको लंच पे बुलाया, जैसा कि इनको वहाँ का लुक़मा मिल गया, मनोसलवा होता ना जी, हज़रत मूसा के दौर अलैहिस्सलाम के दौर के वजह से मनोसलवा मिल गया, ऐसी बात हो रही वहाँ की। तो खैर जो यूट्यूबर पाकिस्तान के जो दुबई में रहते हैं उन्होंने तो कहा कि ये तो खैर ये तो ग़ुलाम है और क्या कर सकता है इससे हट के। तो ये सिचुएशन है और ये साबित हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए इसको मुंतखब समझते हैं। वहाँ का जो जरदारी है, जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो भी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये जो पहल थी उनकी एक उस एंगल से कि क्या कूदेंगे नहीं कूदेंगे, कूदे तो फिर क्या होगा, तो ये एक सवाल था। और उसके बजाय इंडिया को इग्नोर करने की जो बात थी यही थी कि कहीं मुस्लिम वर्ल्ड को ये कुछ आगे लेके ना जाए, लोग यहीं ठंडे हो जाए। तो ये एक उनका कदम था, ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हालात के ऊपर मुनहसिर होगा। अलबत्ता ये चीज़ हो सकती है कि जो अरब, जो खासकर जैसा कि सऊदी अरब है, अमारात है, क़तर है, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। इजिप्ट तो खैर उनका ग़ुलाम है, इजिप्ट तो जो बोले सुन, इनका क्या मौक़िफ़ होगा। लेकिन अभी तक ये मौक़िफ़ सामने आया है कि सऊदी अरब का, सऊदी अरब इसराइल की जो स्ट्राइक हुई उसको बहुत पसंद नहीं करता हो। यही वजह है कि उसने ईरान के साथ हमदर्दियाँ ज़ाहिर की, बल्कि ईरान के 76,000 पिलग्रिम्स हज होने के बावजूद वहाँ रुके हुए हैं, तो उनको सरकारी मेहमान की हैसियत से वहाँ ट्रीट किया जा रहा। तो ये जो साथ ही साथ जो ईरान का जो सिविल बुनियादों पर जो जौहरी तवानाई के हुसूल का मामला है, तो इसको अभी ताज़ा बयान आया है सऊदी अरब की जानिब से, उन्होंने कहा है कि ये उनका हक है, उनका राइट है। तो ये जो सिचुएशन को देखकर थोड़ा सा तहम्मुल ज़रूर हो रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर आगे बढ़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं मोहब्बत में, तो वो उनके लिए ना सिर्फ नुकसानदाह होगा खुद उनके लिए, बल्कि अमेरिका के लिए भी नुकसानदाह। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट बात की, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम अमेरिका के अहदाफ को, जितने अड्डे हैं, जितने उनके मफादात हैं, बल्कि मफादात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ अड्डे नहीं आते बल्कि उनके तिजारती मामला भी आ जाते हैं, तो उसको भी हम निशाना बनाएंगे, ईरान ने कह दिया। वाहिद साहब, अब यहाँ पर सवाल ये है, जिस तरह से माहिर साहब ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया बल्कि एक अहम जो मुलाकात हुई यानी पाकिस्तान के फ़ौजी सरबरा आसिम मुनीर के साथ जो डिनर हुआ, तो माजिद साहब ये कह रहे हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ईरान के मामले में, क्योंकि ईरान के हवाले से फौरी तौर पर पाकिस्तान का जो रद्दअमल सामने आया था कि ये हमारे भाई हैं और हम इनके साथ खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यानी हम ये कह सकते हैं कि आसिम मुनीर को या तो हिदायत दी या तो फिर एतमाद में लिया या फिर जो भी किया होगा, पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें हैं,
जो कुछ सामने आई वो अलग बात है, लेकिन भारत में इसको लेकर यानी ये भी कहा जा रहा है, हमारे बहुत सारे एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें, ईरान को सबसे पहले अगर कोई जख्म पहुंचाएगा, सबसे पहले अगर उस पर पीछे से अगर कोई खंजर चलाएगा तो वो पाकिस्तान ही होगा। या डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने इस बात को जो है जाहिर कर दिया है। तो हमारे पास थोड़ी खुशियां भी चल रही हैं कि ईरान के हवाले से जो भी चल रहा है तो फिर पाकिस्तान अपना जो है काम करेगा, ये बात की जा रही है। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के फौजी सरबराह के साथ ये मुलाकात, और फिर हमारे प्रधानमंत्री ने तो बहरहाल उसमें शिरकत नहीं की है, तो इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? पाकिस्तान को आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, हमने क्या चाहा था और ये क्या बात चल रही है? जी, एक तो इसमें ईरान इजराइल का मामला भी है, एक तो इसमें भारत और पाकिस्तान का मामला, दोनों चीजें मिल जा रही हैं भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप के सामने है ये। मैं ये समझता हूँ कि भारत का मीडिया पहले तो कुछ और ही बातें चल रही थी, कुछ एंटी मीडिया कुछ और कह रहा था, प्रो मीडिया कुछ और कह रहा था। एक एंगल मैंने ही पेश किया जिसको अब ये सभी लोग थोड़ा सा पकड़कर उसमें कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोबारा आपके साथ उसी एंगल को दोहरा देता हूँ। जी जरूर। देखिए 12 तारीख को आसिफ मुनीर को बुलाया जाता है अमेरिका, जी, वाशिंगटन। 13 तारीख को इजराइल अटैक कर देता है ईरान पे। आप तारीखें जोड़े, डेट जोड़े, समय जोड़े और चीजों को समझे। 12 तारीख को आसिफ मुनीर को बुला लिया जाता है। एक तरह से मैं कहता हूं कि आसिफ मुनीर को डिटेन कर लिया गया और उसको बिठा लिया गया ताकि किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में ये ईरान को किसी तरह की मदद ना पहुंचा सके। और इसकी प्लानिंग करने वाला डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, बल्कि जो थे मैं उनके नाम बताऊंगा। तो बेसिकली ये है कि इसको डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद बाकायदा एक लंबे समय तक उसको होल्ड किया गया। ये जो लंच और डिनर की कहानी है, इसे समझने के पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा बाकर साहब कि पिछले टर्म में जब ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति था अमेरिका का पिछली बार, उस वक्त जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था। जी, जब जनरल सुलेमानी को शहीद किया गया था तो ISIS का जो ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जो चीफ था वो आसिफ मुनीर था। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट है, एक कड़िया है जिसे आप समझें। और उस वक्त भी उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की इंफॉर्मेशन का नाम आया था। और आज भी जिस तरीके से ईरान के अंदर अंदरूनी जो ब्लास्ट हुए हैं, इसमें बेसिकली मैं नाम सीधे तो नहीं ले रहा हूं, पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इजरायली यहूदी तो कम से कम उस मशीन में शामिल नहीं है जो ईरान की सरकारी मशीनरी है उसमें, बल्कि मैं ये कहूं कि वो जो तबका है नॉर्मल सुन्नी तबका, वो भी मिनिमम मशीनरी में शामिल है, नॉर्मल। और उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी नेटवर्क ईरान के अंदर जासूसी का बनाया जा सकता है, तो आप जानते हैं कि आधा बलोचिस्तान जो है वो कहाँ है, ईरान में है। और वो बेरोक टोक आते हैं और जाते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह की चीजों को लोग पाकिस्तान को लेकर समझ रहे हैं, या ईरान इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसको आप दूसरे एंगल से जरूर देखें बाकर साहब। इसमें आसिफ मुनीर को बुलाना, उसे लंच करवाना, आई लव पाकिस्तान कहना, वो भी एंटी ईरानियन है। मिलिट्री डे में 14 तारीख को इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। इंडिया पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर जरूर बनाया जा रहा है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री को फोन करके बुलाया गया था और वो नहीं गए, तो उसका मतलब क्या था कि पाकिस्तानी लोगों को एक बहुत बड़ा शोषा देने की कवायद की जाती ट्रंप की तरफ से, जहां कश्मीर का राग अलापा जाता। ऐसे में कश्मीर के मुद्दे को ट्रंप कह सकता था मैंने कश्मीर के मुद्दे को लेके बात कर ली है, आसिफ मुनीर से बात कर ली है, पाकिस्तानी भगड़ा कर रहे होते और ईरान पर बम बरस रहे होते। ये पूरी की पूरी कूटनीति रणनीतिक जाल को समझे, इमोशनल जाल में ना फंसे। मैं ये कहता हूं कि ये कदम के इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने न जाने का फैसला करना बिल्कुल सही था। और इस वक्त आसिफ मुनीर की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करके
आप देश हित की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे उनका प्रो मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, जो इसमें तुलनात्मक बनो। इससे होगा क्या वो बताना चाहता हूँ आपको। इससे बड़ी सीधी बात यह है कि अभी तक ब्रिक्स से बाहर की तरफ खींचने में अमेरिका सफल रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव बना के, पाकिस्तान का डर बिठा के, पाकिस्तान के साथ खड़े होने का नाटक करके, पाकिस्तान को आतंकवाद की यूनिट का डिप्टी चेयरमैन बना के, ये पूरा का पूरा भारत के ऊपर दबाव है कि आप चाइना के खिलाफ जाएं, आप ब्रिक्स से बाहर निकल के आए, आप जो है इजराइल और अमेरिका और नाटो के साथ खड़े रहे। हालांकि 70% तक हम उनके दबाव में हैं। अगर और दबाव आप बनाते हैं तो 100% दबाव में आ जाएंगे, और अगर 100% दबाव में आप आ जाते हैं और आसिफ मुनीर से कंपेयर करने लगते हैं तो बाकर साहब ये देश उसकी रिकवरी नहीं कर पाएगा, उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, जो नुकसान होगा उसका अंदाजा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितने पत्रकार, जितने यूट्यूबर्स, जितने एनालिस्ट जो भी इस मुद्दे को लेके बात कर रहे हैं वो कंप्लीटली अनजान है। दरअसल उन्हें कूटनीतिक जर्नलिज्म की कोई जानकारी है ही नहीं। तो ये आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है भाई साहब, इसी हवाले से मैं सवाल मेरा यहाँ पर ये होगा, मेरा सवाल यहाँ पर ये होगा, बिल्कुल कोई भी भारतीय जो है उसको नहीं चाहिए कि एक मुल्क का फौजी सरबराह है, उसके हवाले से एक मुल्क का जो है अवामी नुमाइंदा है, उसको जो है कंपेयर किया जाए। ये तो किसी तरह से कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन अब बात ये है कि ये काम हमने नहीं किया। अगर कोई सवाल करता है तो ठीक है, उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और इसकी तस्दीक करनी चाहिए, उसको अपनी नहीं करना चाहिए। ऐसा देश में से कोई भी करता है, चाहे वो अपोजिशन हो, कोई सहाफ़ी हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया है, तो अब इसका डोनाल्ड ट्रंप से कौन सवाल करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या मजाल हुई कि एक जानिब बजाय इसके कि उस मुल्क के वजीर आज़म को अगर बुला लिया जाता तो और बात होती, तब हमारे वजीर आज़म को भी पूछा जाता, तब भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आज़म, भारत का पाकिस्तान वजीर आज़म, इसमें भी कोई मेल नहीं है। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करना चाहिए तमाम भारत के सहाफ़ियों को, आपको और प्रधानमंत्री को भी। को छोड़ दीजिए बाकर साहब, भारत के साथियों को छोड़ दीजिए, शर्म उन पाकिस्तान के साथियों को, उन एनालिस्टों को आनी चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को धुतकार के, लात मार के उनकी औकात बताई ट्रंप ने, और उनके आर्मी चीफ को बुलाकर कहता है कि ये पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करेगा। इस मुल्क की बात कर रहे हैं भाई साहब, उस मुल्क की क्यों बात करें हम उस मुल्क का क्यों मतलब सर का दर्द ले लें। वो तो मुल्क बिल्कुल कोई उसकी वो ही नहीं है, वो तो फौजी चलाते हैं वहां पर। हम अपने देश की बात करेंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया की बात करेंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री को आपने एक छोटे से मुल्क के फौजी सरबराह के साथ किस तरह से डिनर पर बुला लिया, कैसे आपकी मजाल हुई। नहीं, ये भी एक एंगल है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक एंगल है। मगर ये बात तो भाई आप उसे सरबराह, ये देश को समझना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप अमेरिका, आप भारत की मानसिकता को देखें, 90% निकाल लीजिएगा। अच्छा चले ठीक है, ये बात तो हो गई। ये किसकी बेइज्जती है, पूछ के पीछे बंधे होंगे, ये किसकी बेइज्जती है, ये हमको समझना। भाई साहब, किसी के जलील होने पे मुझे जरा सा भी शक नहीं है, किसी के बेशरम होने में मुझे जरा भी शक नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्थिति देखिए भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री की किसी भी तरह से, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, अगर वो तौहीन करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना तो हमको होना चाहिए कि वो किस तरह से एक फौजी सरबराह के साथ प्रधानमंत्री को यही कहा कि अगर 80% लोग बेशरम है तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। लोग अगर अच्छा दूसरी चीज, और दूसरी चीज, सारे देश की क्या किया उसने, ट्रंप ने, हमने अपने पार्लियामेंटेरियंस को भेजा ये बताने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, और वो कह रहा है पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। व्हाट्स दिस मीन? नहीं, दरअसल देखिए, इसमें एक एंगल को हम गौर नहीं कर रहे हैं जी। वो एंगल है हमारी फॉरेन पॉलिसी के फेल्यूर का। मैं फेल्यूर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, मुझे भाई साहब इसका जवाब देंगे आप, किस तरह से कह सकते हैं फेल्यूर? नहीं, ये हमारी फेल्यूर हुई। मुझे ये है कि हमें G7 में जाना भी नहीं चाहिए था। क्या हुआ वहाँ? कनाडा के अखबार देखिए, अमेरिका के अखबार में देखिए, हमारे बारे में क्या छवि लेके जाते हैं। प्रधानमंत्री से हंस के बात कर रहे थे, खुशी से बगलगिर हो रहे थे। बगलगिर होते फिर और भी गिर होते, छोड़ो, वो नहीं है, वो मस्तवी हंसी, वही तो चीज है माजिद साहब। नहीं देश में वही तो नहीं, मगर लाया क्या है वहां से मिला क्या, इंडिया को क्या मिला? अब इतना खर्चा हुआ उसके ऊपर, हमारा डायस्पोरा ने जो है बड़ा इस्तेमाल किया। कोई डायस्पोरा नहीं, कुछ नहीं। देखो यहाँ हमको
ये आज खैर पाकिस्तान में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं। देखिए हम मौजू से हट नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं इजराइल ईरान और इधर ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कर रहे हैं, दोनों चीजें मिली हुई है कहीं ना कहीं। आप अभी एक लफ्ज इस्तेमाल करिए, अभी मैं आप ही के हवाले से कर रहा हूँ। हाँ, हमने 60 टीमों को भिजाया 35 से 36 मुल्कों। हाँ, सारी दुनिया को घायल कर दिया। जी हाँ, क्या घायल हुआ बताइए? घायल हो गए, क्यों नहीं हुए? अमेरिका में डिनर पे बुलाया प्रधानमंत्री कल वो जो है फौजी जी, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से इनसे, अरे मैं बोला ये क्या, आज देखिए आज की रिपोर्ट कल का देखिए, कल क्या जी, कल का वीडियो देखिए आप। अरे मैं बोला इन्हें कौन है, पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को आई लव पाकिस्तान क्यों? अरे वो छोड़िए, ये हमारी भाई साहब किस तरह से बोला गया, क्यों बोला गया? ये हमारी खारिजा पॉलिसी की कमी की वजह से आज हमारे पड़ोसी की पजीराई कर रहा, वो हमको डर के लिए हमने उस पर दबाव नहीं डाला, हम दबते रहे उसके पीछे। हम उससे, हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, हम पूजा कर रहे हैं उसके इलेक्शन को जीतने के लिए। हम अब की बार ट्रम्प सरकार करके हम उसके मुल्क में जाके हम उसकी कैंपेन कर रहे हैं, और जवाब में क्या मिलता हमको? क्या ये सही देता? कि खैर वो तो 18 की बात थी जब वो करे, लेकिन हमें उसके बारे में इतनी पजीराई करने की क्या जरूरत थी? उससे क्या तवक्कुआत बांधे थे हम लोग? हमारी कहीं ना कहीं पॉलिसी खराब है, हमको इसका जायजा लेना चाहिए। और ये पूरा फेलियर निकला, ये जितने भी एमपीज गए, आप बताइए हर मुल्क में क्या हुआ? कोई मुल्क आपके खिलाफ बयान दिया ऑफिशियली? कोई बयान आया इसके बाद? आप बताइए एक भी मुल्क, 36 मुल्कों को गए ये लोग, एक भी मुल्क ने बयान तो दिया? सारी दुनिया हमारे साथ नहीं, ये बेकार बात है, मत कीजिएगा। देखिए दुनिया, आप कोई मुल्क का बयान आया बोलो, ये लोग आके रिपोर्ट भी करें ना सीएम पीएम साहब को, रिपोर्ट में कोई जवाब आया नहीं, भाई हम आपके साथ हैं, फला है, नहीं ठीक है आपकी बात सुन लिए, ठीक है ख़त्म। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और यही वजह है, इन्हें पहन लिया हमको। डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को नहीं पहना, इंडिया को नहीं पहन सकता, वो नरेंद्र मोदी को पहन लिया उन्हें। नरेंद्र, अरे ये तो खैर गुलगुला है, कर लेंगे अपन, वैसे जुआ। नहीं। और उनको हमको तंज करने के लिए उसने असल हुक्मरान को बुलाया वहाँ के, क्योंकि वो तो चंबू हुक्मरान है, वो जरदारी और वो शाहबाज, उनकी क्या औकात है, वो तो खैर चोरी से जो है वो बिठाए गए सो है। उनका प्रधानमंत्री तो पूरी ईमानदारी के साथ अवामी नुमाइंदे ना भाई साहब, माजी साहब, वो कहेगा नुमाइंदा है उसकी नहीं, मैं प्रधानमंत्री आपके वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा हूं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा हूं, उसके बोल रहा हूं। आप किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को पूछिए जी जो दुबई में, अब तो खैर पाकिस्तान छोड़ दीजिए, वो तो सारी चीजें छोड़ दी ना, वो तो जोकर है। लोग बोले असद साहब जोकर है, स्टूपिड है, बोल तो अरे मैं उसको पूछा हमारे दुबई से, अरे मैं इसका, अरे हाँ बिल्कुल सही बोले, उन्होंने बोले आपका लीडर सही बोला, जोकर है जी। उन्होंने क्या है, उसको नहीं जीत नहीं सकता, इलेक्शन हारा, उसको फौजी वाला बुला दिया, तो इलेक्ट हो गया बोल के इलेक्शन कमीशन। तो नहीं ऐसे मुल्क के, देखो हमको ऑपरेशन सिंदूर जारी है बोले ना, अब ये करके दिखाना, हम ऑपरेशन सिंदूर अब करके दिखाना। कर दिया है, क्या करें? कर दिया है, कंटिन्यू है बोल रहे, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। नहीं, ये करके दिखाना, इनको औकात दिखाना है, इनके जो बास बैठा हुआ वाशिंगटन में, उसको भी औकात दिखाना है। हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं होना, हमारे लीडर की गलत हिकमत अमली की वजह से आज हिंदुस्तान को जो है जग उठानी। ठीक है, वाई साहब से इस बारे में पूछ लेते हैं। वाई साहब इसको किस तरह से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प ने क्यों ऐसा कह दिया भाई, आई लव पाकिस्तान क्यों कहा भाई, क्यों कहा आई लव पाकिस्तान क्यों कहा? देखिए इसने ये इसलिए कहा कि बेसिकली चिढ़ा रहा है, वो हमको चिढ़ा रहा है। देखिए हमारी जो डिप्लोमेसी जो है वो फेल डिप्लोमेसी नहीं बल्कि फेक डिप्लोमेसी है। क्या भाई साहब यहाँ पर ये हमारा नहीं बनता कि हम अगर अमेरिकी सफीर को यहाँ से बोले कि चले जाए, सारे ताल्लुकात बंद कर दें? बहुत ज्यादा सीरियस बात है, आप नहीं कर सकते यार। क्यों नहीं कर सकते? मायदे के पाबंद है, क्यों नहीं कर सकते? दहशतगर्द मुल्क को जो है इतना कह रहा है, हमारे सारे जो है सब निकल कर आ जाएंगे बाहर, इसमें कोई नहीं देखेंगे। सुन तो लीजिएगा मेरी बात तो सुन। बहुत गुस्सा आ रहा है वैसा जी। देखिए एक तो फेक डिप्लोमेसी है ये बात, दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल रिलेशन में मोहब्बत, प्यार, इनाम, अवार्ड, तोहफे ये सब नहीं चलते। ये कॉमन होते हैं जो छुपा के भी दे दिए जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिप्लोमेसी में फोटोग्राफी, गले मिलना, हाथ मिलाना ये कोई मायने नहीं रखता, कागज पे क्या लिखा गया ये मायने रखता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या कह रही है ये मायने रखता है, आपने सौदे क्या किए ये मायने रखता है। हमने क्या किया है कि मैक्सिमम जो है 2016 के बाद एक जो भारत रूस एक समिट होता था, उस समिट के अंदर जो है अनिल अंबानी को ले जाया गया, जहां पर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ इस तरह की डील करने से रशिया ने मना किया। उसके बाद हमने जो है अपने पूरे वेपनाइज हथियार, व्यापार सब कुछ हमने एशिया को छोड़कर और यूरोप को के दूसरे हिस्सों को छोड़कर हमने ज्यादातर अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ अपने जो है
हाथ फैला दिए। हमने हाथ फैलाए और वो अब जो वहाँ शेल्टर होम है वहां पे वो लात फैला रहे हैं इंडियंस के लिए। तो बेसिकली क्योंकि डिप्लोमेसी में इमोशन जैसी चीज कोई मायने रखती ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अपने अपने फायदे की बात देखी जाती है। ये बात हमारी कूटनीतिक टीम को समझनी चाहिए थी। किसी के खुश करने, किसी को खुश करने, किसी के खुश होने से कोई फर्क पड़ना नहीं था। तो कुल मिलाकर हम जो इंडियन होते हैं हम बेसिकली लविंग फूल होते हैं। तो बेसिकली जो वो बोल रहे हैं ना ट्रम्प, वो तो एक झूठा आदमी है। वो 2 मिनट में कुछ बोलेगा, 3 मिनट में कुछ बोलेगा उसने। मगर हम इंडियन जो है वो बेसिकली एक लविंग इडियट होते हैं। जो हम लोग हमसे प्यार से मिलता है, हम उससे गले एक हाथ बढ़ाते ही दोनों हाथ बढ़ा के गले मिल लेते हैं। और उस गले मिलने का हमारे को, हमारी नादानियों को समझते हुए सामने वाला हमें अपने जाल में फंसा लेता है। तो हम जाल में फंस गए, हमारे अंबानी जी जाल में फंस गए, हमारे अडानी जी जाल में फंस गए। हमने बहुत सारा पैसा जो है उनके साथ इन्वेस्ट कर दिया, उसमें जो कुछ हुआ उसमें हमारे पे मुकदमे दायर हो गए। हम ना ब्लैकमेल हो रहे हैं दरअसल, और ये ब्लैकमेलिंग हुआ है हमारे बेसिकली इमोशनल फूल होने की वजह से। तो इमोशनल फूल होने की वजह से हमारी जो दशा इस वक्त है उसमें पाकिस्तान का कोई करिश्मा नहीं है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती हमारी ये है कि हम भारतीय, हमारी सभ्यता है वासुदेव कुटुंब है। तो हमने वासुदेव कुटुंब के चक्कर में जो है लोगों को गले लगाया। लोगों ने जो है हमारी जो जेब भी काटी और हमारी आस्तीन भी काटी। अब हमारे गले पे छुरियां रख दी। वो अलग बात है कि हम इमोशनल फूल तो उस स्तर के हैं कि ये सब बातें होने के बावजूद भी हम मानने वाले नहीं है। जिससे प्यार कर लिया तो कर लिया, अब पत्थर पड़े मजनू की तरह, या फिर जो है नहीं, अगर ऐसी बात होती है, मोहब्बत की बात है तो उससे इनकार कौन करता है भाई साहब? मोहब्बत हर जगह होना चाहिए। करते हैं, लेला माने ना माने मजनू तैयार है। अगर ऐसा भी रिश्ता होता तो बहुत अच्छी बात होती भाई साहब, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और मामला है। मैं माजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अभी किस तरह से आप देख रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास 3 मिनट है, मैं चाहूँगा कि 1-1.5 मिनट में क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा मतलब तशवीशनाक सूरत हाल है जो इजराइल और ईरान का चल रहा है, और फिर इस दरमियान जो नुकसान भी हो रहे हैं, यानी कि रिफाइनरी फ्यूल के हवाले से देखें, पेट्रोल के हवाले से देखें, जो फ़िज़ाई खदमात हैं उसके हवाले से सब मुतासिर हो रहे हैं। और फिर गज़ा में जो है वो अभी चल रहा है। ये और बात है कि ये खबरें आ रही हैं कि हमास की जानिब से शदीद हमले हो रहे हैं। जी, फ़ज़ाई जो है ना, सिविल एविएशन पूरी तरीके से चौपट होकर रह गया। जी जी, हर दिन सैकड़ों जो हमारी जो फ्लाइट्स होती हैं वो पूरी तरीके से मजदूद होकर रह गई। और ऐसे भी आज के अखबारात में दिया कि कौन कौन से कंट्रीज़ के जो है फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दिए गए। तकरीबन 12 या 13 ममालिक की जो है जहाँ कोई जब तैयार आ नहीं सकता ना जा सकता। जी जी, तो खैर ये सूरत हाल हो गई और इसकी वजह से काफ़ी बड़ा तिजारती नुकसान होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो ख़तरा है कि वो यानी आबनाए हरमुज़ के लिए होगा। तो चूंकि वहाँ से हमारी तेल की तनसीब जो तरसील होती है, रसद होती है, वहीं से होती है। अब देखिए हिंदुस्तान की तरफ से बयान ज़रूर आया कि हमारे पास काफ़ी स्टॉक है। स्टॉक कब तक का रहेगा, ये तो बड़ा सवाल है। और इस बहाने हुकूमत दाम भी तो खैर कर सकती। तो ये एक अलबत्ता पेट्रोल की जो आलमी मंडी में जो रेट्स है वो रेट में इजाफा $60 का इजाफा हुआ है, ये रिकॉर्ड किया गया। ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारी मईशत पर भी कहीं ना कहीं इसका असर हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, हमारी मईशत को सोचने की ज़रूरत है, हमारी खारजा पॉलिसी बल्कि दाखिली पॉलिसी को भी सोचने की ज़रूरत है। अब आप देखिए जिस तरीके से बच्चे जो वापस आए हैं उनके साथ किस तरीके का रवैया हो रहा है, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, खासकर कश्मीरी जो बच्चों की, बच्चियों, लड़कियों की जो, तो मैं समझता हूँ कि देखिए इसमें भी, और जबकि ईरान ने कहा कि हम आपके लिए हमारा स्काई खोल देंगे। जी हाँ। तो यानी इतना बड़ा ऑफर होने के बावजूद भी कितनी मुश्किल से वो लोग वापस आ रहे हैं। तो खैर ऑपरेशन सिंधु के नाम से वो एक ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हुकूमत उस बारे में संजीदगी के साथ काम करे। ठीक है भाई साहब, क्या आपको लग रहा है मतलब इकोनॉमी पर जो असरात हो रहे हैं और मजीद अगर चलेगा तो कितना नुकसान होगा? अच्छा, इसकी जिंदा मिसाल ये भी है कि सोने के दाम रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी निशानी है कि हालात खराब है। जी भाई साहब। जी हाँ, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि सोना के बारे में तो मैं आपको सालों भर पहले बता चुका था, और फिर बताता हूँ। अब ये रेट तेजी के साथ बताएंगे। पीटरबर्ग में सिंबॉलिकली ब्रिक्स के नोट को जो है वो जारी करके उसका इस्तेमाल करके देख लिया गया है। दूसरी बात ये है कि हॉर्मुज़ किसी भी वक्त बंद हो सकता है। हॉर्मुज़ बंद होते ही साथ जो एनर्जी का 35% हिस्सा है वो ब्लॉक हो सकता है। ऐसे में
जब अमेरिका इंटरवीन करेगा। यहाँ एक बात और मैं बता दूं आपको कि चाइना और रशिया अपना काम बदस्तूर कर रहे हैं। ट्रम्प भाई ने मेरे पे एहसान किया, मेरा वो काम कर दिया जो मैंने लोगों से वादा किया था कि ट्रम्प ये करेगा, उसने वो कर दिया। अब इसका पूरा का पूरा सिस्टम हाईजेक है और पूरा का पूरा हाइबरनेट करके रख दिया है। कुल मिला के इजराइल इस स्ट्रगल से नहीं निकल पाएगा और जो इसका असल करता धरता है वो ब्रिटेन है। अगर वो आएगा तो निश्चित रूप से वो मारा जाएगा, उसके लिए भी कुछ तोहफा तैयार है। मगर एक चीज जरूर है कि अमेरिका अगर आएगा तो फिर वो बातचीत हो जाएगी और ये मामला जो है फिनिश हो जाएगा और फिर वो मेरी भविष्यवाणी याद करिएगा कि इजराइल मुस्तहकम नहीं रहेगा, वो दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। बहरहाल सभी की ये ख्वाहिश है कि जुल्म ख़त्म हो, जुल्म करने वाले जो ज़ालिमीन हैं वो उनका भी खात्मा हो जाए। बहरहाल ये सभी की आरज़ू है, तमन्ना है, ताकि दुनिया में अमन व अमान क़ायम हो और जो मासूम बेकसूर है जिनको मारा जा रहा है वो सिलसिला रुके, ये यकीनन सभी की तमन्ना है, दुआ है सभी की। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। भाई साहब आपने वक्त दिया। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।